हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षा यान अकेडमी। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख रहे हैं। हमारा 8 जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 9वां। दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते रहना है, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है नजदीक है। 9 तारीख से एग्जाम हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। बस ठंड तो पड़ ही रही है, ठंड के साथ साथ क्या करना है, आपको आराम से सिर्फ क्वेश्चन को देखना है जो सॉल्व पेपर हो रहा है, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस भी करते रहना है। चलिए आज देखते हैं आज का हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 9 है उसका एनालिसिस देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, राघव के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। किसके किसके सिक्के हैं? 5 रुपए के और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 30 है, टोटल संख्या कितनी है? 30 है, और कुल रुपए कितने हैं? 195 रुपए की धनराशि है, तो उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। वही पूछा हुआ है। इसको दोस्तों अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, कम समय में भी हो जाएगा। उसमें क्या कहा है, 5 के सिक्के और 10 के सिक्के हैं, और टोटल अमाउंट कितना हो रहा है? 195। तो पहले हम लोग करते हैं, ये 5 के सिक्के हैं, ये मतलब 5 के सिक्के कितने होंगे? 25, और ये हो जाएगा 5। 10 के सिक्के कितने हैं? 5। तो करेंगे 25 गुणे अगर 5 करेंगे 125, 5 दहा में 50, तो ये हो जाएगा 175। इसका मतलब 195 नहीं हो रहा, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा? गलत होगा। अगला देखते हैं, 21 गुणे 5 करेंगे तो हो जाएगा 105। 10 गुणे 9 करेंगे तो हो जाएगा 10 दहा में 10 9 90, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 195। तो क्वेश्चन में यही कहा भी था कि टोटल राशि कितनी है? 195 रुपए की धनराशि है। उसमें इसका मतलब यही हुआ कि 21 सिक्के जो है 5 के हैं और 9 सिक्के जो हैं वो 10 के हैं। तो हमारा आंसर जो है वही बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नरेश अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। ठीक है, नरेश जो है वो क्या है? एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। वह 3D त्रिआयामी आकारों को छूकर उनके आकारों, कोनों और फलकों को पहचानता है। आकारों, कोनों और फलकों को पहचानता है और उसे गिनता है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे, कोने और फलक होते हैं? देखिए, ये है हमारा एक क्या है? ट्रायंगुलर प्रिज्म है। इसके आधार पर हमको बताना है कितने कोने होते हैं, कितने फलक होते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा साइड होगा, कौन सा कॉर्नर होगा और कौन सा फेस होगा। देखिए, ये जो है ये हमारा क्या है? एज, या फिर क्या कहेंगे उसको? साइड कहेंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या है? फेस है, जिसे हम लोग बेस कह रहे हैं। और जो कोना होगा उसे क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे, या फिर कॉर्नर कहेंगे, या फिर कोना कहेंगे। अब गिन लेते हैं। ये जो हमारा एज जो है उसको पहले गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। साइड हमारी कितनी है? साइड या एज जो है 9 है। उसके बाद फेस कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 और नीचे का हो जाएगा ये 5। फेस कितने होंगे? 5। अब क्या है? फेस हो गया, और कॉर्नर देख लेते हैं। कॉर्नर मतलब क्या होता है? कोना। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 और 1 ये कॉर्नर हो जाएगा। टोटल कितना? 6। तो कॉर्नर कितने हो जाएंगे? कॉर्नर को वर्टेक्स कहते हैं। 6 हो जाएगा। अब देखिए हमारा ऑप्शन किस में है? 6 किनारे कितने हैं? एज 6, कॉर्नर 8। देखिए कॉर्नर 8 है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। एज कितने हैं हमारे? 9 है, कॉर्नर 6 है, और फेस कितने हैं? 5। अब देखिए हमारा ऑप्शन जो बी है ये सही होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर और चौड़ाई 55 सेंटीमीटर है? आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? L इंटू बी। दोनों का गुणा कर देंगे। 122 गुणे 55, 122 गुणे 55 कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 के 5 और 1 6, ये भी हो जाएगा। जोड़ लेंगे 0 1 7 और 6, 6710 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 के 5 1 6, 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 1 11, 5 के 5 और 1 6, 0 1, ये हो जाएगा 6 और 1 7 और 6, 6710। तो हमारा ऑप्शन जो बी है
6710 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 6710 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा? 6710 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन जो बी है वही क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रहनुमा माचिस की तीलियों से विभिन्न बहुभुज बनाती हैं और चांदे की सहायता से उसके अंतःकोणों को मापती हैं। वह 3 तीलियों से एक त्रिभुज बनाती हैं, फिर एक तीली और लगाकर वह उसे चतुर्भुज बनाती हैं। पहले क्या? त्रिभुज बनाती हैं, उसके बाद चतुर्भुज बनाती हैं, फिर वह एक तीली और लगाकर पंचभुज बनाती हैं। इन आकृतियों के कोणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है। किसी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग त्रिभुज के अंतःकोणों के योग का 3 गुना होता है। नहीं, 3 गुना नहीं होता है। जब भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग बढ़ता है। हाँ, ये सही है। जब भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो बहुभुज के अंतःकोणों का मापों का योग घटता है। नहीं, हमारा ऑप्शन जो सी है वही क्या होगा? सही होगा। कैसे सही होगा? बहुभुज के अंतःकोणों का मान जो होता है उसका फार्मूला होता है n-2 गुणे 180 अंश। बहुभुज के अंतःकोणों का जो मान होता है वो क्या होता है? n-2 गुणे 180। अगर हमें त्रिभुज का निकालना है तो 3-2 त्रिभुज का जो हो जाएगा, त्रिभुज के अंतःकोण कितने होते हैं? 3-2 हो जाएगा 1 गुणे 180। तो ये कितना हो जाएगा? त्रिभुज का जो कोण होता है अंतःकोणों का मान होगा 180 अंश। चतुर्भुज करेंगे तो 4-2 बराबर 2 गुणे 180 करेंगे तो हो जाएगा 360। फिर करेंगे पंचभुज निकालना है। पंचभुज निकालें तो क्या करेंगे? 5-2 3, 18-54 540 डिग्री। ये हो जाएगा चतुर्भुज का और ये हो जाएगा पंचभुज का। इसके आधार पर देखिए कह रहे हैं क्या हो रहा? बढ़ रहा है। जब भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग भी क्या होता है? बढ़ता है। देखिए 180 था, 360 हुआ और 540 क्या हो रहा है? बढ़ रहा। तो हमारा ऑप्शन सी वही क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं 100 के आधे से अधिक हूं। 100 के आधे से अधिक मतलब क्या? 100 का आधा कितना होगा? 50 से अधिक है। उसके बाद है, मैं 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम हूं, मतलब 50 और 60 के बीच में है। मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, मतलब जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 3 कम है। अब देखते हैं ऑप्शन में से खुद ही मिल जाएगा। देखिए इसमें कितने का अंतर हो रहा है? 4 का, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है, देखिए इसमें क्या हो रहा है? 3 का अंतर हो रहा है। लेकिन और आगे देख लेते हैं, इसमें अंतर हो रहा है लेकिन अपोजिट है। इसमें कहा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, जबकि इसमें क्या हो जा रहा है? उल्टा हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी देखिए 4 का अंतर हो, ये भी नहीं होगा, जबकि इसमें अपोजिट है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सादिक एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है के 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? आयताकार पार्क है, 60 मीटर ये लंबाई है और चौड़ाई है 40 मीटर। तो क्या निकालेंगे हम लोग? परिमाप, पैरामीटर निकालेंगे। तो परिमाप बराबर होता है 2l + b। 2l कितना है? 60 और 40 100 बराबर हो जाएगा 200 मीटर। परिमाप हमारा निकल गया 200 मीटर और चक्कर कितना लगा रहे हैं? 5 चक्कर लगा रहे हैं। तो 200 गुणे 5 बराबर 1000 मीटर और 1000 मीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर। 1000 मीटर किसके बराबर हो जाएगा? 1 किलोमीटर। हमारा ऑप्शन जो बी है वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रानी का स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर 375 मीटर की दूरी पर है, मतलब 6 किलोमीटर और 300 मतलब कह सकते हैं 6375 मीटर की दूरी पर है। वह 1 किलोमीटर 95 मीटर 1 किलोमीटर 95 मीटर पैदल और बाकी का रास्ता बस से तय करती है। वह बस से कितनी दूरी तय करती है, यही बताना है।
इसको पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं, किलोमीटर को पूरा कर लेते हैं हम लोग मीटर में। तो ये हो जाएगा 6375 मीटर। इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1095 मीटर, 1095 मीटर। अब इसी को घटा लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कितना वो पहले चलती हैं। 5 में से 5 गया 0, 17 में से 9 जाएगा, बचेगा 8, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। तो इसका मतलब हो जाएगा 5200 मीटर। इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे किलोमीटर में तो 1000 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर और 280 मीटर। हमारा ऑप्शन जो बी है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 5 किलोमीटर और 280 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए, वर्ग की भुजा है उसको आधा कर दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल हो जाएगा आधा आधा, आधा एक चौथाई, एक चौथाई आधा, या फिर एक चौथाई और एक चौथाई। जैसे कि हम लोग एक वर्ग बनाते हैं, इसका भुजा मानते हैं 4 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर होता है 4a, तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा परिमाप, और एरिया हो जाएगा भी 16। ठीक, अब इसी को ही हम क्या करते हैं, आधा करते हैं। आधा कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। तो अब इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर मतलब परिमाप 2 चौक 8, और एरिया इसका हो जाएगा 2 दूनी 4। अब देखते हैं कितना अंतर आ रहा है। पहले था 16, ये कितना हो गया 8, मतलब कितना हुआ, आधा हुआ। पहले एरिया था 16, उसका अगर हम आधा करें तो एरिया कितना हो गया, एक चौथाई हो गया, मतलब 4 चौको 16, एक चौथाई हो गया। इसका मतलब आधा और चौथाई। अब देखिए हमारा किस ऑप्शन में है, आधा आधा, आधा एक चौथाई, एक चौथाई आधा, और एक चौथाई और एक चौथाई। तो हमारा ऑप्शन जो बी है इसी में कहा है आधा और एक चौथाई, तो ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रक 1/2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। समान चाल से 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा, यही बताना है। ये हो जाएगा, इसको चेंज कर लेंगे, मिश्र भिन्न है, इसको पहले चेंज कर लेंगे। 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 गुणे 120, कितना बताना है, 80 किलोमीटर का, तो 80 लिख देंगे। इसको काट लेंगे, 40 40 दूना 80, 40 यहाँ 120, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 5/3 घंटा। 5/3 घंटा है। इसको अगर हम लोग मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 3 1 3 और 2/3, एक सही 2/3। इसका मतलब ये हो गया 1 घंटा और 2/3, मतलब ये कहेंगे एक सही 2/3 घंटा। इसको अगर हम लोग मिनट में बदलेंगे, मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 1 घंटा हो गया, 2/3 गुणे 60 कर देते हैं। 60 क्या हो जाएगा, घंटा है तो मिनट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, हो जाएगा 20, 20 दूना 40। इसका मतलब हो जाएगा 1 घंटा और 40 मिनट। अब देखते हैं हमारा किस ऑप्शन में है, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट। हमारा ऑप्शन जो सी है वही क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक गुलदस्ते के फूलों में गुलाब के फूलों की संख्या उसका 1/5 भाग। एक गुलदस्ता है उसमें गुलाब कितना है, 1/5, 1/5 बराबर कितना होगा, 20%। लिली के फूलों की संख्या आधी है, मतलब क्या है, 100% है, 100 में से आधा हो जाएगा 50%। 50% क्या है, लिली के फूल है। और बचे हुए आर्किड के फूल है, बाकी कितना बचेगा, 100 में से अगर 70 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 30% जो है आर्किड के फूल है। यदि गुलाब के फूलों की संख्या 8 है, गुलाब के फूल बताया है कितना है, 8, मतलब 20% बराबर कितने के हैं, 8 के। तो गुलदस्ते में आर्किड के फूलों की, गुलदस्ते में आर्किड के कितने फूल हैं, आर्किड के जो फूल हैं वही बताना है। तो क्या करेंगे, 20% बराबर 8 के दिया हुआ, तो 100% निकाल लेते हैं बराबर, या फिर लिखते हैं आर्किड के फूल जो है
फूलों की संख्या बराबर, ये हो जाएगा 8/20 गुणे 30। 8/20, 8/20 गुणे 30, टोटल 30% है। एक जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 2 चौक 8, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12। तो कितने हो जाएंगे आर्किड के फूल, कितने हो जाएंगे 12। हमारा देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है हमारा 12। तो 12 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 3 बराबर 2 + 1 का होल स्क्वायर, 1 का वर्ग अगर किसके बराबर है 3 के, मतलब ये पैटर्न दिया हुआ है। 2 + 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर होगा 4 3 7, 9 7 16। इसी तरह से कर रहा है, आगे का पैटर्न बताना है आपको। अब देखिए इसमें क्या, इसका स्क्वायर कितने का है 3 का, यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे देखते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 4 चौक 16 और 16 कितना हो जाएगा 32। इसमें करेंगे 5 का स्क्वायर, 5 में 25, 25 32 हो जाएगा आपका 57। यहाँ पर करेंगे 6 का स्क्वायर, 36 और 57 हो जाएगा 7 6 13, 5 3 8 और 1 9, 93। तो हमारा अगला नंबर जो हो जाएगा वो क्या होगा 93। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी जो है वो 93, वो क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भानु एक कबाड़ी वाला है जो नीचे दिए गए मूल्यों के अनुसार कबाड़ इकट्ठा करता है। यदि वह, ये देखिए दिया हुआ है जो उनका सामान है और कितने मूल्य में खरीद रहे हैं। यदि वह 5 किलो लोहा, 10 किलो प्लास्टिक, 50 किलो रद्दी कागज, 22 किलो अखबार और 2 किलो पीतल इकट्ठा करता है तो वह कितने रुपए अदा करेगा, यही बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो वह 5 किलो लोहा, लोहा है कितना 5 किलो, ये हो जाएगा 5 0 0, 5 25 और 5 7 35 और 2 37, 5 दूनी 10 और 3 13, मतलब कि 137 रुपए 50 पैसा खर्च किए हैं वो लोहा खरीदने में। 10 किलो प्लास्टिक, प्लास्टिक कहाँ है हमारी, ये है प्लास्टिक, ये हो जाएगा 380। उसके बाद है 50 किलो रद्दी कागज, रद्दी कागज का मूल्य कितना है 12, यहीं पे करते हैं 50, 12 पंचे 60 मतलब 600 रुपए। उसके बाद है 2 किलो पीतल इकट्ठा करते हैं, 2 किलो पीतल, 1 किलो का मूल्य 225 है, 2 किलो का हो जाएगा 450। बस यही सब जोड़ लो, हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 पैसा। 7 5 3 8 और 8 16, और कुछ बचा तो नहीं। 5 किलो लोहा हो गया, प्लास्टिक हो गया, लोहा प्लास्टिक रद्दी का अखबार, 22 किलो अखबार खरीद रहे हैं तो 14 गुणे 22 करेंगे, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, 8 7 15, 15 के 5 बचेगा हासिल 1, 3 5 8 और 16 और 1 हो जाएगा 17, हासिल बचेगा 1, 6 3 9 और 1 10, 4 14, 3 17 और 1 हो जाएगा 18। तो वो 1875 रुपए 50 पैसे क्या कर रहे हैं पे कर रहे हैं। हमारे देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो डी है वही क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 1875 रुपए 50 पैसे वो क्या कर रहे हैं पे कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संख्याओं के समूह में सबसे कम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या दोस्तों किसे कहते हैं, वे संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाते हैं। और भाज्य वो होंगे जो इसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, या फिर वे संख्या जो 1 से कटे, किसी अतिरिक्त संख्या से कटे और स्वयं से कटे, वो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। और अभाज्य वे संख्या कहलाएंगी जो एक तथा स्वयं से ही पूर्णतः विभक्त हो, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएंगी। चलिए देखते हैं 20 और 40 के बीच में कौन कौन संख्या हमारी अभाज्य है। 23 हो जाएगी, 27 नहीं होगा और 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा और 37 हो जाएगा। इसमें देखेंगे 30 से 50 के बीच में, तो पहला होगा 31, 37, 41, 43, 47।
उसके बाद है 40 से 60 के बीच में देखेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं 41, 43 और 47। 51 नहीं होगा, 53, 55, 57 नहीं होगा और हो जाएगा 59। उसके बाद है 60 से 80 के बीच में क्या होगा, 61 हो जाएगा, 63 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 67, 7 13, 67, 69, 6 9 9 6 15 हो जाएगा, 71, 71 के बाद हो जाएगा 73, 75 हो जाएगा, 77 हो जाएगा और 79। ठीक है, तो दोस्तों सबसे कम पूछा है, इसमें कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें हो रहा है 2 3 5, 2 3 5 और 2 3 5। सबसे कम किसमें हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन बी जो है, ए जो है वो क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे उत्तम सन्निकट या सन्निकरण कौन सा है। जो क्या होता है, एस्टिमेट जो होता है, एस्टिमेट वैल्यू को हमको जानना है। अब पहले जान लेते हैं एस्टिमेट वैल्यू होती क्या है। जो सबसे निकट, जैसे क्या है, अगर हमने कहा है 20 का, अगर 20 नहीं 25 का, एक मिनट, 25 के स्थान पे कोई और संख्या लेते हैं पहले। ये कहा हमने 21 का अगर एस्टिमेट वैल्यू मालूम करना है तो 21 की एस्टिमेट वैल्यू क्या होगी, या तो 20 होगी या फिर 30 होगी। अब देखिए किसके निकट है, 20 के, सबसे इसके 20 के बाद क्या होगा, एक ही कम ज्यादा है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, एस्टिमेट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर 28 अगर है तो इसकी एस्टिमेट वैल्यू क्या होगी, 20 या फिर 30। तो ये किसके निकट है, 30 के, तो इसका आंसर क्या होगा, 30 होगा, ये एस्टिमेट वैल्यू होगी। अगर यहीं पर 25 है, इसका अगर पूछा है एस्टिमेट वैल्यू क्या होगी, तो क्या करेंगे, 21 20 होगा या फिर 30, तो इसका क्या होगा, 30 होगा। अगर 5 या 5 से अधिक आ रहा है तो हमारा अगला जो होगा वही क्या हो जाएगा, उसकी एस्टिमेट वैल्यू होगी। अब चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9.2 है, अब देखिए दशमलव में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 9.2 किस में जाएगा जी, 1 में या 10, 9 में या फिर 10 में, तो किस में आएगा, ये 9 में आ जाएगा क्योंकि 0.2 है। अगर 0.5 या 5 से अबव होगा तो अगले में जाएगा, नहीं तो उसी में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो गया। ये क्या हो जाएगा, देखिए 0.9 है तो ये होगा 5, अगला नंबर आ जाएगा 5, इसका मतलब ये क्या है, 9, ये हो जाएगा 5। अब देखिए 3.1 है तो ये किस में आएगा, 3 में आ जाएगा इसका एस्टिमेट। 5.06 तो ये हो जाएगा 5, और 2.84, अगर 5 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, 2.84 लिखा है तो ये हो जाएगा 3। अब देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा है। 9 गुणे 5 गुणे 9 गुणे 4 ये नहीं होगा, 9 गुणे 5 गुणे 3 5 गुणे 2 है ये नहीं होगा, 9 गुणे 5 गुणे 3 5 गुणे 3, हमारा ऑप्शन जो सी है वही क्या होगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित का मिलान करें। दहाई का अंक 1000 के अंक का आधा है। अब देख लेते हैं, दहाई का अंक इकाई के अंक का, दहाई का अंक जो है 1000 के अंक का आधा है। देख लेते हैं, नहीं होगा, आधा नहीं का, ये तो दुगुना हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये देखिए इसका आधा है। दहाई का अंक 1000 के अंक का आधा है, तो चलो पहले के जो हो गया वो डी मिल गया। उसके बाद है, इकाई का अंक लाख के अंक का 2/3 है, 2/3 है। तो अब देखते हैं, इकाई का जो अंक है वो लाख के अंक का 2/3 है, 2/3 6, नहीं ये तो नहीं होगा। उसके बाद ये 5 नहीं, 4, 4 और 6 है ना, 2/3 हो जाएगा। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। 1000 का अंक इकाई और दहाई के अंकों का जोड़ है। 1000 का जो अंक है वो इकाई और दहाई के अंक का जोड़ है। अब ये दो ऑप्शन बचा, इसी में चेक करते हैं। 1000 का जो अंक है इकाई दहाई का जोड़ है, हाँ 1000 का अंक इकाई और दहाई के अंकों का जोड़ नहीं, 1000 का जो अंक है इकाई दहाई, 5 और 3 मिलाकर के 8 हो जाएगा। तो हमारा तीसरे का क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला जो बचेगा ये हो जाएगा हमारा ए। इसका मतलब क्या है, डी सी बी ए, डी सी बी ए हमारा किसी ऑप्शन में है, डी सी बी ए नहीं। देख लेते हैं एक बार तीसरा जो है, 1000 का अंक इकाई और दहाई के अंकों का जोड़ है। 1000 का जो अंक है वो इकाई और दहाई का योग है। 1000 का अंक जो है इकाई और दहाई का योग है, हाँ ये सही है। देखिए इसका जो हो जाएगा सी वाला जो हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा
बी, इसका मतलब हो जाएगा DCAB। अब देखिए DCAB हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, यही क्या होगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, DCAB। अगला देखते हैं, हमारा दोस्तों पेडागोजी स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें 16वां क्वेश्चन क्या है पेडागोजी का। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में से दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त है। पहला है संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना, उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना। हाँ ये सही है। अगला है एक मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी को मापना, ज्यामितीय आकृतियों के नामों को पुनः उस पर रटवाना नहीं है। देखिए इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा, उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकार और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है। नहीं पूछा है दोस्तों, कक्षा 3 का छात्र है, उसको क्या कराया जाएंगे, संख्या 543 में स्थानीय मान। हाँ तो ये कराएंगे, ये करा सकते हैं कक्षा 3 के वालिद को। पहचाने की दी गई आकृति में श्रृंखला में अगली आकृति, ये क्या पैटर्न, ये भी होगा। सॉल्व, देखिए ये तो नहीं होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन दे दोस्तों, तो हम लोग जो कर रहे हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे जो अभी 28 और 29 जो पेपर हुआ उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब देखिए कक्षा 3 का छात्र, उसको हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाना थोड़ी करने को कहेंगे। ये भी सही है, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन सी है वही क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से पूछती है, आपके पास 7 सैकड़े हैं और आपको उनमें से दहाइयां निकालनी है, आपको कौन सी संख्या मिलेगी। एक छात्र कहता है मुझे 0 मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छात्र द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में अति उपयुक्त है। ऑप्शन ए है, शिक्षक को समस्या के संख्यात्मक रूप से लिखना चाहिए था ताकि छात्र उसे हल कर सके। शिक्षिका को कम से कम 10 और इस प्रकार, नहीं ये तो नहीं होगा। शिक्षिका को छात्रों को उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझाने के लिए कहना चाहिए और उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। अगर कोई छात्र गलती कर रहा है तो उसके लिए पहले जान लेंगे क्या कारण है, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसका निदान करेंगे। उसके बाद जब निदान हो जाएगा, कारण मालूम हो जाएगा, उसके बाद उसका उपचार कर देंगे, तो जो समस्या बन रही है उसका क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो सी है वही क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए कथन का अर्थ प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन ए है, बच्चों को कितना गणित आता है इस पर बल दिए जाने के बजाय यह जानना जरूरी है कि बच्चों में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता कैसे विकसित की जाए। हाँ दोस्तों ये सही है। आगे देखते हैं, गणित की शिक्षा को गणित के पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों को शामिल करने पर बल दें जो दैनिक जीवन में उपयोगी है। नहीं, सिर्फ दैनिक जीवन के से उपयोगी करने से ठीक है, लेकिन बहुत हद तक नहीं। अगर दैनिक जीवन में उपयोगी है, इसलिए गणित में समस्याओं को हल करने बच्चे के मस्तिष्क गणित नहीं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि गणित में विभिन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाए, इसलिए गणित के पाठ्यक्रम में अधिकतम विषयों को शामिल करने पर बल दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए सबसे सटीक आंसर इसमें क्या है, देखिए आंसर तो लगभग सब सही है, लेकिन सीटेड उसी को आंसर मानता है जो सबसे बेटर हो। तो ऑप्शन है, बच्चों को कितना गणित आता है इस पर बल दिया जाने के बजाय यह जानना जरूरी है कि गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता कैसे विकसित की जाए। योग्यता को विकसित करना है, ठीक है, उनके अंदर क्या करना है, सृजनात्मकता उत्पन्न करना है और उनके अंदर चिंतन प्रक्रिया को बढ़ाना है, जिससे क्या करें वो सोच सकें और अमूर्त विचारों को क्या करें वो योग्यता विकसित कर सके। तो हमारा ऑप्शन जो ए होगा वही क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्री गोविंद अपने कक्षा 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इसके लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, छात्रों को अपना बनाकर उसकी तुलना अपने मित्र के वंश वृक्ष, मतलब हो जाएगा फैमिली फ्रेंड या फिर फैमिली ट्री से करने के लिए कहना। नहीं, छात्रों को रात को ध्यान से आसमान देखकर उन्होंने जो देखा उसके अगले दिन उसका वर्णन कक्षा में करने के लिए कहना। नहीं, पैटर्न से संबंधित है, ठीक नहीं है, बहुत नहीं। चलिए देखते हैं आगे। छात्रों को उनकी सभी पाठ्य पुस्तकों में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को खोजने के लिए कहना।
ठीक। छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती हुई ऊंचाई के क्रम को रखने को कहना। अब देखिए बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, पैटर्न पहचानने के कौशल विकसित कर। जब बच्चे करके सीखेंगे तो वो क्या करें, जल्दी सीखेंगे और अच्छा सीखेंगे। उनके अंदर क्या हो जाएगा, वो चीजें उनके समझ में एक जो मस्तिष्क पटल में वो चीजें क्या हो जाएगी, छप जाएंगी। तो अगर वो करके सीखेंगे, छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम को रखने को कहना। अगर वो चीजें रख रहे हैं, जब खुद करके सीखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि पैटर्न को कैसे पहचानना, कौन सा छोटा है कौन बड़ा है। उस आधार पर जब रखेंगे तो उनको क्या हो जाएगा, उनके अंदर पैटर्न पहचानने के कौशल क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन डी है वही क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में आकलन में सम्मिलित करना चाहिए। किसको सम्मिलित करना चाहिए, देखते हैं। छात्रों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करना, नहीं। छात्रों को संकलनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन संबंधी प्रगति, कार्यविधि और सूत्रों के ज्ञान की परख, छात्रों की त्रुटि मुक्त परिकलन करने की क्षमता की परख। अब देखिए किसको सम्मिलित करना चाहिए, तो हमारा जो ऑप्शन बी है, छात्रों की संकलनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन संबंधी प्रगति, इसकी प्रगति को करना, यही हमारा ऑप्शन जो बी होगा वही क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सुश्री प्रिया ने विभाजन की संकल्पना समझाई है, इस पर छात्रों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रामाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए है 65 को 13 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा। एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने का क्या अर्थ होता है, उदाहरण देकर समझाइए। ऑप्शन सी है, आपकी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट समान रूप से वितरित करें। मतलब कि 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट है 25 छात्रों में, उनको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगला है, अपनी कक्षा के लिए एक झंडा बनाए जिसकी 1/3 भाग नीला हो। अब उनके अंदर क्या करना है, प्रामाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। जब वो करके प्रूफ करके देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा ये चीजें क्या है। देखिए ये तो बहुत ज्यादा सही नहीं, एग्जैक्ट आंसर इसका मिल जाएगा, ये भी नहीं। अब देखिए ऑप्शन जो सी है, करके सीखने वाला, आपकी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों को 100 ड्राइंग शीट जो है, 25 छात्रों को अगर ड्राइंग शीट्स बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चों के अंदर जो प्रामाणिक कार्य है उसके लिए क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट जो उदाहरण जो है वही ये हो जाएगा। आपकी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में 100 ड्राइंग शीट क्या है, समान रूप से वितरित करें। तो ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ऐसा देखा गया है कि गणित में लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस परिस्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण इस ओर इशारा करता है कि इसका कारण हो सकता है लड़कियां गणितीय तर्क वितर्क करने में असमर्थ होती हैं, नहीं। गणित का ज्ञान लड़कियों के लिए नहीं है। देखिए निगेटिव पॉइंट दे रहा है दोस्तों, तो ये क्या करेंगे, सीधे कट कर देंगे। आगे है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों का यह बोध करवाया जाता है कि गणित का एक पुरुष का क्षेत्र है अतः कठिन है। ये समालोचनात्मक कर रहे हैं विश्लेषक। अगला है, लड़कों को लड़कियों की तुलना में गणित में स्वाभाविक रुचि होती है, नहीं। ये सब देखिए नेगेटिव पॉइंट है, समालोचनात्मक कर रहे हैं। तो हमारा जो सबसे बेटर आंसर होगा वो ऑप्शन सी जो हो जाएगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध करवाया जाता है कि गणित एक पुरुष का क्षेत्र है अतः यह कठिन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। संख्याओं को गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए है, सर्वप्रथम गुणन के चिन्ह का परिचय देना। ऑप्शन बी है, छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है। ठीक, गतिविधि आधारित है दोस्तों, प्रारंभिक गतिविधि आधारित है। ऑप्शन सी है, छात्रों से उनके विद्यालय में छात्रों की मूल संख्या गिनने के लिए कहना, नहीं। ऑप्शन डी है, छात्रों को हल करने के लिए कहना यदि आपको प्रत्येक दिन जेब खर्च के लिए 10 रुपए मिलते हैं तो आपको कितने दिनों में 100 रुपए मिलेंगे। नहीं, ये भी बहुत सही है लेकिन बहुत सही नहीं,
प्रश्न के आधार पर। उसमें कहा प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त, तो प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना। वो क्या करेंगे, जो गुब्बारा है उसको काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है, जितने छात्र हैं 5, प्रत्येक छात्र क्या है 5 गुब्बारे लेके आ रहा है, उसको काउंट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रारंभिक गतिविधि के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित का पाठ्य पुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है। ऑप्शन ए है हमारा, अवधारणा को अमूर्त से मूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है, पाठ्य पुस्तक के आवरण को आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। इसमें सूत्री और कलन विधियों पर आधारित गणितीय समस्या सम्मिलित होनी चाहिए। ऑप्शन डी है, इसमें गणितीय समस्या जो कि संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभवों से संबंधित हो उनको प्रस्तुत करना चाहिए। अब देखो जीवन से के अनुभवों से संबंधित आ गया तो हमारा ऑप्शन जो डी होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। सब क्वेश्चन टैग से आ रहा दोस्तों। वैन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तरों का सही क्रम क्या है, दृश्यीकरण, विश्लेषण, निगमन, संबंध पहचानना। संबंध पहचानना, निगमन, विश्लेषण, दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंध पहचानना, निगमन। ऑप्शन डी है, विश्लेषण, संबंध पहचानना, निगमन और दृश्यीकरण। तो हमारा देखिए ऑप्शन सी जो होगा वही क्या होगा, सही होगा। वैन हेले का हम लोग चरण पढ़ा हुआ था 5 चरण, उसी के आधार पर पहले क्या है, दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंध पहचानना और निगमन करना। तो हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा वही क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक शिक्षक ने अपनी कक्षा के छात्रों को 75 से 5 घटाने को कहा, मतलब 75 में से 5 घटाने को कहा। कक्षा के 70% छात्रों ने कहा 25। उन्होंने यह गणना इस प्रकार दिखाई। कैसे दिखाया, 5 ये हो गया, मतलब ऐसे करा है, इस तरह घटा करके लिखे हैं 25, मतलब इस आधार पर किए। इस भ्रांति को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा तरीका है, अगर ये जो कमियां हैं, जो भ्रांति उनको अंदर बसी हुई है, उसको दूर कैसे किया जाए। ऑप्शन ए है, स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएं और विद्यार्थियों से कहे कि उन्होंने प्रश्न हल करने की जो प्रक्रिया उपयोग की है उसे समझाएं। ठीक, 2 अंकी संख्याओं में से 1 अंकी समस्याओं के व्यकलन के नियम को दोहराते हुए बताएं कि अंक दाईं ओर और बाईं तरफ लिखे जाने चाहिए। 1 अंकी संख्याओं को घटाने के लिए प्रश्नों का अधिक अभ्यास करवाएं, अभ्यास नहीं। संख्या रेखा का उपयोग करते हुए समझाएं किस प्रकार व्याकरण किया जाता नहीं। देखिए हमारा ऑप्शन जो ए है सबसे बेटर इसलिए है, स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएं। जो स्थानीय मान है उसके आधार पर क्या होगा, 1, 10, 100, 1000, इस आधार पर उसको समझाएं और विद्यार्थियों से कहें कि उन्होंने प्रश्न हल करने के लिए जो प्रक्रिया उपयोग की है वो गलत है और उसे समझाएं कि इस आधार पर किया जाएगा, तो उसका उत्तर क्या होगा, सही। मतलब कि इकाई के स्थान पर इकाई, दहाई के स्थान पर दहाई लिख करके घटाएंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। एक कक्षा में अधिकांश छात्र कहते हैं कि 270 + 30 होता है, 270 + 34 होता है। अगर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2104। इस भ्रांति को दूर करने के लिए दोस्तों सेम क्वेश्चन वैसा ही है, 2 क्वेश्चन एक ही में आ गया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इस भ्रांति, उसमें माइनस था इसमें प्लस है। इस भ्रांति को दूर करने के लिए कौन सी अवधारणा दोहराना सबसे उपयुक्त होगा, जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण, 3 अंकी संख्याओं को जोड़ योग, सीधी गिनती, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 डिजिट नंबर। क्या है, स्थानीय मान 3 नंबर होगा, 3 डिजिट का। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, उनके अंदर पुनर्समूहीकरण की अवधारणा को जोड़ना है। मतलब जोड़ने के समय क्या करना, पुनर्समूही रीग्रुपिंग क्या होता है, जैसे क्या है 270 और 34 को जोड़ना है, 0 और 4 कितना हो जाएगा 4, 7 3 कितना होगा 10, 10 के 0 हासिल कितना बचेगा 1, तो 1 बताना है। समूहीकरण करते रहिए उनके साथ, ठीक है। जब उनके साथ पुनर्समूहीकरण करते रहेंगे तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, समझ विकसित हो जाएगी और वो आसानी से क्या करेंगे, जोड़ घटाना कर लेंगे। इस आधार पर जब करेंगे 7 3 10, 10 के 0 हासिल बचेगा 1, 2 और 1 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 304। इस आधार पर वो क्या करेंगे, सीख लेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। एक 5वीं कक्षा के प्राथमिक स्कूल के अध्यापक अपने छात्रों को निम्नलिखित कार्य देते हैं। अपने आस पड़ोस से कक्षा 3 और 5 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या एकत्रित कीजिए।
एकत्रित जानकारी से 3 और 5 कक्षा 3 और 5 में पढ़ने वाले लड़के एवं लड़कियों को वर्गीकृत कीजिए। अपनी परियोजना में कम से कम 10 घरों को सम्मिलित करें। 10 घरों को सम्मिलित करके क्या करना है, इसको करना है। देखते हैं ऑप्शन क्या कहा, सर्वोत्तम रूप से उपयोग किया गया है क्रियाकलाप। छात्रों को लैंगिक भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए नहीं, आंकड़ा प्रबंधन की अवधारणा का परिचय देने के लिए, छात्रों में सामुदायिक सेवा के मूल्यों को विकसित करने के लिए, शिक्षक की पदोन्नति के उद्देश्य से उसकी रचनात्मकता में आकलन। अब देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसका प्रबंध मैनेजमेंट करेंगे। वो किस आधार पर हो रहा है, उसमें कक्षा 3 के छात्र हैं, कक्षा 5 के छात्र हैं, उनको एकत्रित करने के बाद उनको क्या करना है, कौन से पढ़ रहे हैं कौन नहीं पढ़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब प्रबंध कर रहे हैं। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, आंकड़ा प्रबंधन की अवधारणा का परिचय देने के लिए वो क्या कर रहे हैं, आंकड़ा प्रबंधन की अवधारणा का परिचय दे रहे हैं। इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो बी होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से क्या सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है। विभिन्न संख्याओं का स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करना, अलग अलग विमाओं की लंबाई मापना, विभिन्न वस्तुओं के वजन की तुलना करना, और ऑप्शन डी है दर्शाना कि किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने से किस प्रकार 10वीं आकृति भी बदल जाएगी। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों ये क्या है, आकृति से रिलेटेड है। उसमें क्या होता है, आकृति के बारे में ही बताया गया है पूरा। तो उस आधार पर हमारा सबसे बेटर आंसर होगा दर्शाना कि किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने पर किस प्रकार 10वीं आकृति भी बदल जाएगी। तो हमारा ऑप्शन जो डी होगा वो क्या होगा, सही होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारा साथ देते रहिए। कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।